विच लिजेसिया डीमन वर्ल्ड का सबसे सुंदर और सबसे खतरनाक फूल थी। उसके गुलाब जैसी लाल आंखों के पीछे बहुत बेरहमी छुपी हुई थी। अगर कोई उसे पसंद नहीं आता तो वो बिना सोचे उसे रास्ते से हटा देती थी। डीमन वर्ल्ड में उससे पंगा लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी, सब उसकी ताकत के आगे झुकते थे। लेकिन यह मशहूर विच अचानक गायब हो गई। बाहर की दुनिया में हंगामा मच गया और तरह तरह की बातें होने लगीं। कुछ लोगों ने कहा कि उसे उसके दुश्मन ने पकड़ लिया है, तो कुछ ने कहा कि उसे उसके ही पाले हुए आदमखोर फूल ने खा लिया। लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था, क्योंकि इस सच्चाई पर तो खुद लिजेसिया को भी यकीन नहीं हो रहा था। कौन सोच सकता था कि कभी दबदबा रखने वाली विच लिजेसिया अब 5 साल की छोटी बच्ची चिएशा बन चुकी है। इतना बदलाव देखकर वो खुद हैरान थी। और यह सब 1 महीने पहले शुरू हुआ था। उस वक्त उसे खबर मिली कि रहस्यमयी बेसिलियन परिवार चोरी छिपे बच्चों को अडॉप्ट कर रहा है। उसके आदमी हाटा ने बताया कि काउंट बेसिलियन आजकल अनाथालय के बारे में पता लगा रहा है। हाटा ने खुश होकर सलाह दी कि लिजेसिया को अनाथालय की मैनेजर बनकर उनके पास जाना चाहिए। लेकिन लिजेसिया ने साफ मना कर दिया। ऐसे ऊपर ऊपर के नाटक से अंदर की खबर नहीं मिल सकती थी। जब हाटा उदास हो गया तो लिजेसिया ने ठंडा हंसकर कहा कि वो खुद एक बच्ची बनेगी ताकि बेसिलियन परिवार उसे अडॉप्ट कर ले। हाटा यह सुनकर डर गया और बोला कि इस प्लान में बहुत खतरा है। लेकिन लिजेसिया को खतरे की परवाह नहीं थी। बेसिलियन परिवार की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। वहां अंदर घुसे बिना सच्चाई पता नहीं चल सकती थी। उसका इस बड़े खतरे को उठाने का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था बदला। 5 साल पहले उसे अपने अंदर के फेरी खून के पीछे का दर्दनाक सच पता चला था। लिजेशिया के 15वें बर्थडे पर अनाथालय के सभी लोगों ने पैसे जोड़कर उसके लिए केक मंगवाया था। उस वक्त उसे नहीं पता था कि वो एक फेरी है। उसे बस इस परिवार के साथ बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन जब सब खुशी मना रहे थे तभी एक चमकती हुई तितली अंदर आई। उस दिन उसकी फेरी पावर्स पूरी तरह जाग गईं और उसकी शांति भरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जागी हुई जादू की ताकत अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और लिजेसिया दर्द से जमीन पर गिर गई। और इस ताकत के असर ने अंधेरे में घूमने वाले शिकारियों को वहां बुला लिया। एक नई फेरी को पकड़कर अच्छे पैसों में बेचने के लिए उन पागल लोगों ने अनाथालय में आग लगा दी। उस भयानक आग ने सब कुछ खत्म कर दिया और सिर्फ लिजेसिया ही जिंदा बची। सब कुछ खो देने के बाद लिजेसिया खुद को दोषी मानने लगी और शिकारियों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। कई बार मौत के मुंह से बचने के बाद उसे समझ आ गया कि अगर जिंदा रहना है तो सबसे ज्यादा ताकतवर बनना होगा। 5 साल बाद जब वो पूरी तरह बदल गई तो वो खुद अपने दुश्मन के सामने गई। अपने सामने डर से कांपते हुए शिकारी को देखकर लिजेसिया की आंखें बिल्कुल ठंडी थीं। वो आदमी रो रो कर माफी मांग रहा था और कह रहा था कि उसने सब कुछ सच सच बता दिया है। लिजेसिया ने कोई रहम नहीं दिखाया और उसे वहां से भगा दिया। वो अच्छे से जानती थी कि ये छोटे मोट शिकारी तो बस कठपुतली हैं, असली दुश्मन तो कहीं गहराई में छुपा है। बदला लेने के लिए उसने कई सालों तक सबूतों का पीछा किया और आखिरकार एक सुराग ढूंढ निकाला। उस साल उसकी माँ एक बेरहम फेरी एक्सपेरिमेंट की वजह से पूरी तरह पागल हो गई थी और इस सब के पीछे एम्पायर का सबसे बड़ा परिवार बेसिलियन परिवार था। वो लोग चोरी छिपे इंसानियत के खिलाफ गंदे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। इतने बड़े दुश्मन के सामने लिजेसिया को अपना गुस्सा दबाकर सही मौके का इंतजार करना पड़ा और अब अंदर घुसने का वो मौका आखिरकार आ गया था। काउंट बेसिलियन के 3 बेटे होने के बाद भी वो अनाथालय से बच्चा अडॉप्ट करना चाहता था। इसके पीछे जरूर कोई काली करतूत थी। लिजेसिया ने खुद चारा बनने का फैसला किया। उसने हाटा से जबरदस्ती एक ऐसी दवाई बनवाई जो उसे छोटा कर दे और कहा कि इसका असर 10 साल की उम्र तक का होना चाहिए। जब भी काउंट अनाथालय में बच्चा चुनने आएगा वही उसके अंदर घुसने का सबसे अच्छा मौका होगा। प्लान बिल्कुल सही चला और लिजेसिया अनाथालय में घुस गई। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि दवाई गड़बड़ कर देगी और वो सीधा 5 साल की छोटी चिएशा बन जाएगी। और बुरी बात यह थी कि उसे यहाँ इंतजार करते हुए 1 महीना हो गया था, पर काउंट का कोई पता नहीं था। इस गंदी जगह का माहौल बहुत खराब था। मैनेजर को सिर्फ पैसे से मतलब था और आसपास बस परेशान करने वाले शरारती बच्चे थे। चिएशा ने गुस्से में शिकायत की, वो आदमी आखिरकार कब आएगा? जब उसका सब्र टूटने ही वाला था तभी बाहर से शोर सुनाई दिया कि कोई अमीर आदमी एक शानदार घोड़ा गाड़ी में आया है। चिएशा का दिल धड़क उठा। क्या यह वही है? वो तुरंत खड़ी हुई और तेजी से बाहर की तरफ चल दी। एक महंगा घोड़ा और चमकती हुई गाड़ी दरवाजे पर रुकी थी और नौकर अच्छे कपड़े पहने हुए थे। चिएशा ने सोचा, क्या यह सच में बेसिलियन परिवार का मालिक किरेन है? जैसे ही गाड़ी का दरवाजा धीरे से खुला, असली आदमी सामने आया। उसका भारी दबदबा देखकर चिएशा समझ गई कि इस बार उसने सही आदमी का इंतजार किया है। सबसे दमदार दबदबा इसी का था। किरेन ने आते ही साफ कह दिया कि वो यहाँ बच्चा अडॉप्ट करने आया है। चिएशा ने उसे देखा और उसे सुकून मिला। यह बेसिलियन काउंट था, जो एम्पायर के 3 सबसे बड़े परिवारों में से एक था। लगता है इस बार प्लान आधा कामयाब हो गया था। चिएशा ने सोचा कि 1 महीने का इंतजार बेकार नहीं गया। लेकिन यह आदमी बहुत ठंडा लग रहा था, इससे निपटना आसान नहीं होगा। किरण ने तो मैनेजर की चाय पीने की बात को भी साफ मना कर दिया। किरण अंदर भी नहीं जाना चाहता था। उसने ठंडे ढंग से कहा कि वो बस यहीं से एक बार देख लेगा। जब उसकी ठंडी नजर सब पर पड़ी तो बाकी बच्चे डरकर पीछे हट गए।
पर चिएशा अंदर ही अंदर खुश थी। इतने इंतजार के बाद आखिरकार मौका आ ही गया। जब उसने देखा कि किरण के पास सब्र नहीं है और वो जाने के लिए मुड़ा, तो चिएशा ने सामने खड़े बच्चे को धक्का देकर हटा दिया। वो जानती थी कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो वो उसे कभी नहीं देखेगा। इस सही मौके पर चिएशा ने एक बड़ी ब्रेड हाथ में उठाई और जोर से चिल्लाई, रुको। चिएशा ने ब्रेड ऊपर उठाकर कहा, मुझे अपने साथ ले चलो। इस दिन के लिए उसने पूरे 1 महीने तक इंतजार किया था। आसपास के बच्चे हैरान रह गए। चिएशा आगे बढ़ी और उसने किरण का कपड़ा पकड़ लिया। किरण रुका और ठंडे ढंग से पूछा, मैं तुम्हें अपने साथ क्यों ले जाऊं? चिएशा ने ब्रेड को एक तरफ फेंका और पूरे यकीन से बोली, क्योंकि मैं बहुत प्यारी हूँ। यह सुनकर किरण चुप हो गया और उसे देखने लगा। चिएशा अंदर से बहुत डरी हुई थी, पर वो जानती थी कि पीछे नहीं हटना है। चिएशा समझ गई थी कि किरण ने जानबूझकर अपना डर फैलाया था ताकि वो देख सके कौन सा बच्चा डरता नहीं है, और उसकी इस हिम्मत ने जरूर किरण का ध्यान खींच लिया था। और वही हुआ। किरण थोड़ा सा हंसा और नीचे बैठकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चिएशा ने गहरी सांस ली और जोर से कहा, मेरा नाम किएशा है। यह नाम सुनकर किरण का चेहरा थोड़ा बदला। उसने धीरे से कहा, यह तो बिल्कुल उसके जैसी दिखती है। इससे पहले कि चिएशा कुछ समझ पाती, किरण ने फैसला कर लिया और बोला कि वो इस बच्ची को ले जाएगा। किरण ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार से हंसकर बोला, आज से मैं तुम्हारा पापा हूँ। चिएशा हैरान रह गई कि यह आदमी अचानक कैसे बदल गया, पर बदला लेने के लिए उसने भी हिम्मत करके उसे पापा कह दिया। जैसे ही गाड़ी अनाथालय से दूर जाने लगी, चिएशा के बदले का पहला कदम शुरू हो गया। गाड़ी रास्ते में हिलती रही और चिएशा किरण की गोद में बैठी थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि असलियत में वो एक बड़ी विच थी और उसने कभी ऐसा बच्चा बनकर रहना नहीं सीखा था। किरण ने उसकी परेशानी देख ली और हंसकर बोला, लगता है अभी नए पापा की आदत नहीं हुई। फिर किरण ने एक तोहफा निकाला, पर जैसे ही चिएशा ने उस चीज को देखा, उसकी जान निकल गई। ये कोई तोहफा नहीं था, बल्कि फेरी की जादू की ताकत को रोकने वाली चीज थी। इसका मतलब किरण ने उस पर पूरा भरोसा नहीं किया था। किरण उसे ध्यान से देख रहा था ताकि पता लगा सके कि वो कोई आम बच्ची है या नहीं। लेकिन चिएशा बिल्कुल नहीं डरी। उसे पता था कि किरण उसके जादू को नहीं पहचान पाएगा। इसके लिए उसने इस बात का फायदा उठाने का सोचा। चिएशा ने तुरंत एक मासूम चेहरा बनाया और कहा, थैंक यू पापा, ये बहुत सुंदर है। फिर उसने थोड़ा थकने का नाटक किया और बोली, लेकिन यह मेरे लिए थोड़ा भारी है। किरण को थोड़ा अजीब लगा और उसने जल्दी से वो चीज वापस रख ली और हंसकर बोला, पापा से गलती हो गई। किरण को डिब्बा बंद करते देख किएशा ने चैन की सांस ली। किरण अचानक बहुत मेहरबान बन गया और बोला कि जो चाहिए वो उसे देगा, पर किएशा जानती थी कि बिना फायदे के कोई कुछ नहीं देता। और वही हुआ। किरण ने अपनी असलियत दिखाई। उसने हंसकर कहा कि बदले में चिएशा को भी उसकी एक छोटी सी मदद करनी होगी। किरण के इस चेहरे को देखकर चिएशा का दिल बैठ गया। यह तो साफ एक जाल था जिसमें उसे फंसाया जा रहा था। यह आदमी जरूर कुछ छुपा रहा है। यह अडॉप्शन इतना आसान नहीं है। इससे पहले कि चिएशा कुछ सोच पाती, गाड़ी के बाहर से शोर आया और गाड़ी अचानक रुक गई। बाहर के होली नाइट्स ने जोर से कहा, हम विच लीजेसिया को ढूंढ रहे हैं, हमें चेक करना होगा। यह नाम सुनकर किएशा डर गई, क्योंकि वो उसकी ही बात कर रहे थे। उसे पकड़ने के लिए होली नाइट्स तक आ गए थे। तभी किरण ने अपने आप से कहा, लीजेसिया? हाँ, आजकल उसकी कोई खबर नहीं है। यह सुनकर किएशा बिल्कुल शांत हो गई। क्या किरण को उसकी असलियत पता है? इससे पहले कि वो कुछ सोचती, बाहर के होली नाइट्स ने गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को बाहर आने को कहा। इस बात पर किरण को गुस्सा आ गया। उसने ठंडे ढंग से कहा, मैं कहूंगा कि तुम ऐसा ना करो। किरण ने चिएशा को अपने पास खींचा और डराते हुए बोला कि वो नहीं चाहता कि उसके बच्चा अडॉप्ट करने की बात किसी को पता चले। इतना कहते ही किरण की आंखें बदल गईं और एक काली ताकत चारों तरफ फैल गई। उसने ठंडे ढंग से सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो आज की बात भूल जाएं। इस भारी ताकत को देखकर चिएशा हैरान रह गई। बाहर के होली नाइट्स बिना दिमाग के पुतले की तरह हाँ कहने लगे। चिएशा ने यह सब अपनी आंखों से देखा। यह पक्का ब्लैक मैजिक था। ब्लैक मैजिक पूरे एम्पायर में बैन था, पर इतने बड़े ब्राजीलियन परिवार का मालिक इसे खुलेआम इस्तेमाल कर रहा था। किरण ने चिएशा की तरफ देखा और ठंडी सांस लेकर बोला, सॉरी, तुम्हें इस परेशानी में डाल दिया। अब जगह बदलने का वक्त आ गया था। उसने अपनी उंगली से इशारा किया और पूरी गाड़ी काले जादू से घिर गई और अचानक अंधेरे में गायब हो गई। एक पल में ही आसपास का सब कुछ बदल गया। चिएशा समझ गई कि यह जगह बदलने वाला ब्लैक मैजिक था। लगता है किरण अब कुछ नहीं छुपाना चाहता था। जब जगह बदल गई तो इसका मतलब वो अब उस मशहूर ब्राजीलियन घर के सामने खड़े थे। इस डरावने कैले और दोनों तरफ खड़े गार्ड्स को देखकर चिएशा को समझ आ गया कि वो अब खतरे के बीच आ चुकी है। किरण ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा हंसते हुए बोला, स्नेक कासल में तुम्हारा स्वागत है। अंधेरे जंगल में एक चोगा पहना हुआ आदमी तेजी से भाग रहा था। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। लगता था कोई उसके पीछे पड़ा है। तभी एक चमकती हुई जंजीर तेजी से आई और उसने उसे कसकर जकड़ लिया। वो आदमी चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे चलने की आवाज आई। आने वाले आदमी से बहुत डर लग रहा था। जमीन पर गिरा आदमी हिम्मत करके सिर उठाता है और सफेद कपड़े और सफेद बाल वाले आदमी को देखकर बोलता है, तुम तो एक इंक्विजिटर हो। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। हेलोंग ने ठंडे ढंग से दुश्मन को देखा। उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था। जंगल में उस जंजीर पर ठंडी चमक दिख रही थी। हेलोंग ने जमीन पर गिरे भागे हुए आदमी को देखा और बिना किसी आवाज के बोला, गलत ताकत को चुनने की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी।
इतना कहते ही जंजीर ने उसे कस दिया और चीख के साथ वो आदमी खून बनकर अंधेरे में गायब हो गया। तभी उसका एक आदमी जल्दी से वहां आया। हेलोंग ने घूमकर ठंडे ढंग से पूछा, वो विच कहाँ है? उसके आदमी ने डरते हुए बताया, सर अभी तक लिजेसिया का कोई पता नहीं चला है। हमने हर जगह ढूंढा पर कुछ नहीं मिला। हेलोंग ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जंजीर वापस खींच ली। लगता है इस विच को ढूंढना बहुत मुश्किल है। हेलोंग के दिमाग में उस औरत का चेहरा सामने आया। लिजेसिया ने कभी उसके सामने खड़े होकर कहा था, तुम सिर्फ मेरे शिकार हो। उसने तो यह भी कहा था, मेरी इजाजत के बिना तुम मर नहीं सकते। वो एहसास अभी भी वैसा ही लग रहा था, पर अब सामने सिर्फ ठंडा आसमान था। हेलोंग चांद की रोशनी में खाली जंगल को देख रहा था और उसके दिमाग में एक ही सवाल था, यह औरत आखिरकार कहाँ छुपी है? अब चिएशा गुस्से में बिस्तर पर लेटी हुई थी। किरण ने प्यार से हंसकर कहा कि आज रात भी वो उसके साथ सोएगा। चिएशा ने ऊपर से हाँ कह दिया, पर अंदर से वो परेशान थी। एक हफ्ता बीत चुका था और किएशा परेशान हो गई थी क्योंकि किरण उसे अकेले नहीं छोड़ता था। वो जहां भी जाता उसे साथ ले जाता, यहाँ तक कि ऑफिस में भी। चिएशा बस यही सोच रही थी कि वो वापस अपनी विच वाली बॉडी में कैसे आए, पर किरण के हर वक्त साथ रहने की वजह से वो कुछ पता नहीं लगा पा रही थी। किरण को बच्चों की कहानी सुनाते देख चिएशा को शक होने लगा कि कहीं इस आदमी को सब पता तो नहीं चल गया और वो जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। किरण की गोद में बैठे बैठे चिएशा सोच रही थी कि यह आदमी जरूर कुछ छुपा रहा है, क्योंकि वो एक ब्लैक मैजिशियन था और इस दुनिया में जहाँ चर्च की ताकत बहुत ज्यादा है, ब्लैक मैजिक करना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर पता चला तो सिर्फ मौत की सजा मिलती है। और सबसे बुरी बात यह थी कि किरण न सिर्फ ब्लैक मैजिक जानता था बल्कि लोगों के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता था। इतना बड़ा खतरा उठाकर इस ताकत का इस्तेमाल करने के पीछे उसका कोई बड़ा मकसद जरूर होगा। चिएशा अभी प्लान सोच ही रही थी कि किरण ने पास आकर प्यार से पूछा, क्या लोरी सुनोगे? चिएशा को बहुत अजीब लगा और उसने सोचा, यह आदमी अभी तक एक्टिंग क्यों कर रहा है। किरण सच में गाने लगा और उसे थपथपाने लगा। उसका गाना सुनकर चिएशा को लगा वो मर ही जाएगी। वो इतना बुरा गाता था, बिल्कुल बेसुरा था। ऐसे बुरे गाने को सुनकर चिएशा को अपनी माँ की याद आने लगी। हालांकि अनाथालय से पहले की बातें वो भूल चुकी थी, पर माँ की लोरी की धुन अभी भी उसके दिमाग में थी। वो प्यारी धुन किरण के इस बुरे गाने जैसी बिल्कुल नहीं थी, पर अजीब बात यह थी कि इस बुरे गाने को सुनते सुनते चिएशा की आंखें बंद होने लगीं और वो सो गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। किरण ने प्यार से पूछा, अच्छी नींद आई? चिएशा हैरान थी कि वो कब सो गई। क्या बच्चा बनने के बाद उसकी ताकत भी कम हो गई थी? इससे पहले कि वो कुछ सोचती, किरण ने हंसकर कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, बाहर कुछ देखने जैसा है। किरण उसे गोद में लेकर बालकनी पर गया और बाहर दिखाते हुए बोला, तुम्हारे भाई वापस आ गए हैं। चीशा ने उस तरफ देखा तो कहले के मैदान में कुछ लोग आगे बढ़ रहे थे। तो ये बसिलियन परिवार के 3 भाई थे। इन तीनों के बारे में बाहर बहुत कम पता था, बस इतना कि सबसे बड़ा 13 साल का है और उससे छोटे 2 जुड़वांव भाई 11 साल के हैं। किरण ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ स्टडी रूम चलोगे? चिएशा ने हाँ तो कह दिया, पर अंदर से गुस्सा थी कि यह आदमी हर वक्त उसके साथ क्यों चिपका रहता है, थोड़ा भी अकेला नहीं छोड़ता। स्टडी रूम में आते ही किरण ने उसे टेबल पर बिठा दिया। किरण अपना सामान ठीक करते हुए बोला कि उसे आज बाहर जाना है, इसलिए वो यहीं शांति से बैठे। यह तो बहुत अच्छा हुआ, आखिरकार मौका मिल गया। चिएशा ने ऊपर से हाँ कहा, पर अंदर से वो बहुत खुश थी। यह परेशान करने वाला आदमी जा रहा था, अब वो अकेले घूम सकती थी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं रही। दरवाजे पर दस्तक हुई। किरण ने बिना देखे अंदर आने को कहा। दरवाजा खुला और एक काले बाल और लाल आंखों वाला लड़का अंदर आया, जो बेसिलियन परिवार का सबसे बड़ा बेटा वर्जन था। किरण ने आम ढंग से कहा, घर वापस आने पर स्वागत है वर्जन। वर्जन बिना किसी एक्सप्रेशन के आगे बढ़ा। किरण ने पूछा, इस बार बाहर कुछ अजीब लगा? वर्जन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बस टेबल पर बैठी चिएशा को गुस्से से देख रहा था। किरण ने ज्यादा नहीं पूछा, बस कहा कि अब ब्लैक फॉरेस्ट जाने का वक्त हो गया है। वर्जन ने अपनी नजर हटाई और धीरे से बोला कि वो भी वहां जाने का सोच रहा था। टेबल पर बैठी चिएशा को वर्जन की ठंडी नजर से अजीब लग रहा था। इस लड़के को क्या परेशानी थी जो पहली बार में ही उसे ऐसे घूर रहा था? और उन्होंने जिस ब्लैक फॉरेस्ट की बात की, वहां क्या राज छुपा है? वो ब्लैक फॉरेस्ट कोई अच्छी जगह नहीं थी। दिन में भी वहां धूप नहीं आती थी। वहां बहुत से जानवर थे और अजीब चीजें होती रहती थीं। और बेसिलियन परिवार का किला जंगल के सबसे अंदर बना था। किरण वहां क्यों जा रहा था? वर्जन जाने लगा तो किरण ने उसे रोका और चिएशा की तरफ इशारा करके बोला, ये बिल्कुल उसके जैसी दिखती है ना? यह सुनकर वर्जन वहीं रुक गया। उसे इस बात पर गुस्सा आ गया। उसने ठंडे ढंग से कहा, अगर पागल होना है तो अकेले हो, किसी मासूम को इसमें मत खींचो। और वो दरवाजा बंद करके चला गया। चिएशा यह सब देखकर हैरान थी। इन दोनों बाप बेटे का रिश्ता तो उम्मीद से ज्यादा खराब था। वर्जन को जाता देख चिएशा ने सोचा कि इनका रिश्ता कितना ठंडा है। किरण ने हंसकर उसे समझाया कि उसका भाई बस ऊपर से ऐसा दिखता है। किरण ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला कि वो अब जा रहा है। चिएशा ने हाँ कहा, पर अंदर से चाहती थी कि वो जल्दी चला जाए। किरण ने जाते जाते कहा कि वो कल सुबह तक वापस आ जाएगा और चिएशा को जल्दी सोने को बोला। चिएशा ने हाँ कहा, पर जैसे ही किरण दरवाजे तक पहुंचा, चिएशा ने उसे रोका और मासूम बनकर पूछा, पापा मैं किसकी तरह दिखती हूँ? क्योंकि किरण की बात सुनकर उसे बहुत अजीब लगा था। यह सवाल सुनकर किरण वहीं रुक गया और माहौल थोड़ा भारी हो गया।
चेशा ने दूसरी बार सुना था कि वो किसी और की तरह दिखती है। वो रहस्यमयी इंसान आखिरकार कौन था? पहली बार अनाथालय में किरण ने कहा था कि वो किसकी तरह दिखती है, और अब वर्जन के सामने भी उसने वही बात की। और किरण ने पहले लिजेसिया का नाम भी लिया था कि वो आजकल शांत है। इससे चेशा को शक हुआ कि उसका अडॉप्ट होना कोई इत्तेफाक नहीं था। किरण, तुम आखिरकार क्या सोच रहे हो? चेशा ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और मासूमियत से पूछा, मैं किसकी तरह दिखती हूँ? यह सवाल सुनकर किरण चुप हो गया। थोड़ी देर बाद किरण घूम कर आया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं वापस आकर बताऊंगा, किरण ने हंसकर कहा। लेकिन तुम अच्छे बच्चे की तरह घर पर पापा का इंतजार करना, ठीक है? किरण ने जाते हुए बाय कहा। फिर मिलेंगे मेरी प्यारी बेटी। चेशा ने पीछे से हाथ हिलाया, पर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई। इस आदमी में जरूर कोई गड़बड़ है। क्या वो उसे कोई बेवकूफ समझता है? उसका कहना मानना तो बिल्कुल नामुमकिन है। आज वह यहाँ के सारे राज खोलकर ही रहेगी। जैसे ही उसे अपनी चीज मिलेगी वह तुरंत चली जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करती, पीछे से अचानक धीमे कदमों की आवाज आई। वह पीछे घूम भी नहीं पाई थी कि एक हाथ ने पीछे से उसका मुंह दबा दिया और हवा में उठा लिया। एक नकाबपोश ने ठंडी आवाज में धमकी दी, चुपचाप हमारे साथ चलो, अगर आवाज की तो जान से मार दूंगा। अब तो मुसीबत हो गई। लिजेसिया ने उन्हें देखा और सोचा, आज तो किस्मत ही खराब है जो इस वक्त पकड़ी गई। चेशा का मन बहुत खराब हो गया। उन गुंडों ने जल्दी से उसे उठाया और घोड़ा गाड़ी में डाल दिया। वे जल्दी से उस जगह से भागना चाहते थे। एक नकाबपोश ने पूछा, क्या लड़की मिल गई? दूसरे नकाबपोश ने गाड़ी चलाते हुए शिकायत की, हाँ मिल तो गई, पर मुझे समझ नहीं आता कि इस ब्राजीलियन खानदान की बच्ची में ऐसा क्या खास है जो हमने इतनी मेहनत की। सुना है वह आदमी इसे ढूंढने के लिए सब जगह छान रहा था। मुझे लगा कोई खजाना होगी, पर यह तो एक आम बच्ची लगती है। गाड़ी के अंदर पड़े चेशा ने बाहर की बातें सुनी और मन ही मन गुस्सा करने लगी। ये दोनों तो बस आम नौकर लग रहे हैं, क्यों ना इन्हें यहीं खत्म कर दूं। लेकिन बाहर के गुंडे आपस में बातें करते रहे। एक ने अचानक कहा, यह बच्ची कुछ पहचानी हुई लग रही है। दूसरे ने भी हाँ में हाँ मिलाई, हाँ लगता है कहीं देखा है, सुनहरे बाल और लाल आंखें, यह तो अलग ही पहचान है, पर याद नहीं आ रहा। तभी गाड़ी चलाने वाले के दिमाग में एक बात आई, अरे ये तो वही मशहूर जादूगरनी लिजेसिया है। लिजेसिया ने नहीं सोचा था कि ये गुंडे उसे पहचान लेंगे। लगता है उसने पहले जो हंगामा किया था वह बहुत बड़ा था, तभी तो इस छोटे रूप में भी उन्होंने उसे पहचान लिया। अब जब पहचान खुल गई है तो इन्हें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ना है। चेशा ने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में जादुई ताकत जमा होने लगी। वह इन दोनों मुसीबतों को यहीं खत्म करने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करती, बाहर से एक आदमी की आवाज आई। उस आदमी ने पूछा, हे तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? यह आवाज सुनकर चेशा को रुकना पड़ा। उसने देखा कि एक आदमी काली छतरी लेकर आराम से गाड़ी की तरफ आ रहा है। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। यह कोई और नहीं बल्कि ब्राजीलियन खानदान का तीसरा बेटा यिक्शुएर था। यिक्शुएर को आता देख दोनों गुंडे डर गए और बहाना बनाने लगे कि वे बस फूल देने आए हैं। चेशा पीछे से चुपचाप देख रही थी और समझ गई कि यह ब्राजीलियन खानदान का तीसरा बेटा है। पर यिक्शुएर ने उन पर ध्यान नहीं दिया और दोनों के बीच से निकल गया। गुंडे उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर उसने एक ठंडी बात कहकर उनका मुंह बंद कर दिया। यिक्शुएर ने चेशा को देखा और गुंडों का झूठ पकड़ लिया। उसने कहा, यह तो हमारे घर की नई बच्ची है। उसने पास आकर देखा और खुद की तारीफ करते हुए बोला, यह बच्ची सुंदर तो है, पर मेरे सामने कुछ भी नहीं। यह सुनकर चेशा बिल्कुल हैरान रह गई। इससे पहले कि चेशा कुछ समझ पाती, यिक्शुएर ने उसका गाल खींचा और मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम किडनैप हो गई हो, फिर भी रो नहीं रही? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? चेशा को इतना गुस्सा आया कि वह मन ही मन उसे गालियां देने लगी। बच्ची को तंग करने के बाद यिक्शुएर ने उन दोनों डर से कांपते गुंडों की तरफ देखा। अब ये दोनों यहाँ से बचकर नहीं जा सकते थे। जब गुंडों ने देखा कि उनका झूठ पकड़ा गया है तो उन्होंने गुस्से में दोनों को मारने का फैसला किया। उन्होंने अपने हथियार निकाले और हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वे पास आते, पास में खड़ा यिक्शुएर जो अभी तक चुप था, वह अचानक आगे बढ़ा। एक जोरदार धमाका हुआ और आसपास का सारा सामान टूटकर बिखर गया। हर तरफ लकड़ी के टुकड़े और फूलों की पत्तियां उड़ने लगी। यिक्शुएर ने ठंडी सांस ली और गुस्से में कहा, कितने परेशान करने वाले लोग हैं। ये अचानक हुई चीज देखकर गुंडे डर के मारे पागल हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। यिक्शुएर छतरी पकड़े उन्हें गुस्से से देख रहा था। मैं तो सोच रहा था कि यह बच्ची रोकर मुझसे मदद मांगेगी, पर तुम दोनों ने खुद ही अपनी मौत चुन ली। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक आसमान से एक तेज बिजली गिरी। एक चीख के साथ दोनों गुंडे उस बिजली में जलकर राख हो गए। यिक्शुएर उन गुंडों को खत्म करके छतरी लेकर जाने लगा, पर जाने से पहले वह उसे फिर से तंग करने के लिए रुका। यिक्शुएर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम अभी तक नहीं रोई? तुम कब रोना शुरू करोगी मेरी प्यारी बहन? अपने सामने इस खून से सने चेहरे वाले आदमी को हंसते हुए देखकर चेशा बिल्कुल हैरान रह गई। क्या इस ब्राजीलियन खानदान के सारे लोग पागल हैं? अगले नजारे में रात के वक्त महल के एक कमरे में वायरजीन बैठकर अपना काम कर रहा था। पूरे कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, बस लिखने की आवाज आ रही थी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। वायरजीन ने ठंडी आवाज में अंदर आने को कहा। यिक्शुएर ने दरवाजा खोला और वायरजीन का नाम चिल्लाते हुए अंदर चला आया। उसने अंदर आते ही चेशा को मेज पर बिठा दिया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने कभी इतनी प्यारी बच्ची देखी है? इसलिए मैं सोच रहा था। यिक्शुएर ने खुश होकर कहा, मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। वायरजीन ने अपना सिर भी नहीं उठाया और ठंडी आवाज में बोला,
तो तुम आखिरकार इस बच्ची को बचा ही लाए, ऐसे फालतू काम क्यों करते हो? यह सुनकर चेशा का दिल बैठ गया। इस आदमी को पहले से पता था कि वह किडनैप हो गई है। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे परिवार की तरह प्यार करेगा, पर यह तो बहुत ही बेरहमी थी। लेकिन यिक्ष्युवर को अपने भाई की बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वह चेशा को तंग करते हुए बोला, घर में एक सुंदर बच्ची का होना अच्छा है ना, और यह बहुत हिम्मत वाली है, बिल्कुल हमारे बेसिलियन खानदान के लायक। यिक्ष्युवर ने चेशा का गाल खींचते हुए पूछा, सही कहा ना? चेशा गुस्से में अपने दांत पीसने लगी और सोचने लगी, क्या इसकी मौत आई है? वायरजीन ने उसे समझाया, यह बस एक बच्ची को गोद लेने जैसा आसान काम नहीं है। पर यिक्ष्युवर ने हंसते हुए कहा, ऐसा है तो और भी अच्छा है। वायरजीन ने गुस्से से पूछा, क्या तुम भी पिताजी की तरह पागल होना चाहते हो? यिक्ष्युवर ने चेशा के सिर पर हाथ फेरा और बोला, एक बहन मिलना तो अच्छी बात है। चेशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा, क्या तुम फैसला करोगे? वायरजीन को लगा कि यिक्ष्युवर भी पागल हो गया है। उसने केशा की तरफ देखा और कहा, अगर तुम बचना चाहती हो तो अभी इस जगह से भाग जाओ। पर केशा ने उसकी बात नहीं मानी। उसने बच्ची बनकर जवाब दिया, मुझे यह जगह पसंद है। अभी तो उसका प्लान शुरू भी नहीं हुआ था, वह कैसे जा सकती थी? यह सुनकर वायरजीन हैरान रह गया। वायरजीन ने गुस्से में पूछा, क्यों? चेशा ने हिचकिचाते हुए कुछ भी बोल दिया, पर दिमाग में सोच रही थी कि उसने खुद इस बारे में नहीं सोचा था। पर सच छुपाने के लिए उसने एक झूठा बहाना बनाया और मुस्कुराकर चिल्लाई, क्योंकि मुझे पिताजी पसंद है। यह सुनकर वायरजीन और यिक्ष्युवर दोनों चुप हो गए। वायरजीन को समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्ची पर कोई जादू भी नहीं हुआ है, फिर भी यह उस बेरहम आदमी को कैसे पसंद कर सकती है। यिक्ष्युवर ने भी हाँ मिलाई और बोला, यह सुंदर तो है, पर लगता है इसका दिमाग थोड़ा कमजोर है। कीशा ने मन में सोचा, वे तुम्हारे ही तो असली बाप हैं। वायरजीन का चेहरा और गंभीर हो गया। उसने गुस्से से कहा, तुम्हें कुछ पता नहीं है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ रहने पर क्या मुसीबत आएगी? वायरजीन ने यिक्ष्युवर की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें तो पिताजी के प्लान के बारे में पता होगा ना? यिक्ष्युवर ने अपनी हंसी बंद की और धीरे से हाँ कहा। वायरजीन ने गुस्से में कहा, पिताजी एक गंदा काम करने की सोच रहे हैं। वे मरे हुए लोगों को जिंदा करना चाहते हैं। यह सुनकर चेशा हैरान रह गया। जिलून ऐसी गलत चीज करने की सोच रहा था। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। मरे हुए को जिंदा करना भगवान से लड़ने जैसा है। इस जादू के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जिलून को यह पता होगा, फिर भी वह क्या सोच रहा है? यिक्ष्युवर ने वायरजीन को देखा और बोला, मैं इस बच्ची की बलि नहीं देने दूंगा। यह सुनकर चेशा डर गया। क्या उसे बलि चढ़ाया जाने वाला था? वायरजीन ने गुस्से से कहा, मैं भी इस गंदे काम में शामिल नहीं होना चाहता। अभी उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि दरवाजा खुला और एक ठंडी आवाज आई। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। जिलून ने अंदर आकर पूछा, तुम लोग मेरे पीछे क्या बातें कर रहे हो? जिलून की खतरनाक हंसी देखकर लग रहा था कि अब कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। जिलून ने मुस्कुराते हुए पूछा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग अपने पिताजी से छुपकर क्या बातें कर रहे हो? मुझे भी सुनना है। चेशा सोचने लगी कि क्या जिलून सच में मरे हुए को जिंदा करने का जादू करने वाला है? क्या यह सब पुरानी बात की वजह से है? बात 15 साल पहले की है। सुना है कि बसिलियन के राजा को एक काले जंगल में एक अनजान औरत से प्यार हो गया था। किसी को नहीं पता था कि वह औरत वहां कैसे आई और वह कौन थी, पर राजा उसे बहुत प्यार करता था। राजा ने तो बादशाह से कहकर उसे एक बड़ा नाम भी दिलवाया ताकि वे शादी कर सकें। उनके 3 बेटे हुए और वे खुशी खुशी रहने लगे। लगा कि सब अच्छा चलेगा, पर अचानक उस औरत की मौत हो गई। वह कैसे मरी, ये कोई नहीं जानता था। उसके बाद से राजा ने खुद को महल में बंद कर लिया और कभी बाहर नहीं आया। फिर कुछ समय पहले उसने अचानक ऐलान किया कि वह एक बच्ची को गोद लेगा। चेशा को अब सब समझ आ गया। उसे इसलिए गोद लिया गया था ताकि उसकी बलि देकर उस औरत को जिंदा किया जा सके। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वह काला जादू भी जानता था, इसलिए उसका ऐसा करना आम बात थी। पर चेशा को कुछ अजीब लगा। अगर सिर्फ बलि ही देनी थी तो उसने इतनी दौड़ भाग क्यों की? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वायरजीन ने गुस्से से कहा कि यिक्ष्युवर का दिमाग खराब हो गया है, उसे अभी सोने जाना चाहिए। जिलून मुस्कुराते हुए अंदर आया और अपने बाएं हाथ पर लगा खून साफ करने लगा। जिलून ने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम सब आपस में घुल मिल गए हो। वह चेशा के पास आया। उसके जिस्म से खून की बदबू आ रही थी। जिलून ने प्यार से कहा, मैं जंगल से आते ही सीधा तुम्हारे पास आया हूँ। क्या तुम डर गईं? यह आदमी पक्का पागल हो चुका है। इससे पहले कि चेशा कुछ समझ पाती, जिलून ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। जिलून ने प्यार से कहा, चेशा, तुम तो मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी बलि कैसे दे सकता हूँ? अपने भाइयों की बातों पर ध्यान मत दो। उसने धीरे से कहा, मुझे तुमसे बस एक छोटी सी मदद चाहिए। यह आदमी क्या चाहता है? क्या अब इसका असली चेहरा सामने आने वाला है? जिलून उसके कान के पास आया ताकि अपना असली मकसद बता सके। जिलून ने उसके कान में कहा कि वह उसके लिए परियों की रानी का ताज लेकर आए। यह सुनकर चेशा हैरान रह गई। जिलून ने मुस्कुराकर कहा, चेशा, चलो हम पवित्रा एम्पायर चलते हैं। तो जिलून उस पवित्रा एम्पायर के उस ताज को पाना चाहता था जो परियों की रानी का था। वह ताज बहुत ही खास था। सुना है उसे सिर्फ 5 साल से छोटे बच्चे या फिर वहां के राजा और परियां ही छू सकते हैं। पर वह ताज परियों ने बनाया था और वहां के लोग परियों को बुरा समझते थे। इस ताज को लेकर बड़े लोगों में बहुत झगड़ा हुआ था कि क्या इसे पवित्र मानना चाहिए या नहीं। बहुत साल के झगड़े के बाद अब फैसला हुआ कि उस ताज को आम बना दिया जाए। उन्होंने एक प्रार्थना सभा रखने का सोचा, जहां सबसे अच्छे बच्चे को वह ताज इनाम में दिया जाएगा। चेशा को अब समझ आया कि जिलून एक बच्ची क्यों ढूंढ रहा था।
वह उस प्रार्थना सभा के लिए बच्ची चाहता था, पर जिलुन उस ताज का क्या करेगा? जिलुन ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सबसे आगे रखूंगा, चाहे जो भी हो जाए। लगता है यह आदमी उस ताज को लेकर ही रहेगा। पर वहां जाने की बात सुनकर चेशा डर गई। वह ऐसी बेवकूफी नहीं करना चाहती थी। प्रार्थना करने से अच्छा तो मरना था। और उस पावित्रा एम्पायर में हर तरफ बड़े योद्धा और जज घूमते हैं। अगर किस्मत खराब हुई और वह जज हाइलोंग से मिल गई तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। वह तो परियों की दुनिया से आई थी और वहां के लोग उसे दुश्मन समझते। वहां जाना मतलब खुद मौत के मुंह में जाना था। चिएशा बिस्तर पर परेशान होकर लेट गई। जिलुन खुद एक काला जादूगर है, फिर भी वह वहां जाने की हिम्मत कैसे कर रहा है? अब वह यहाँ एक दिन भी नहीं रुक सकती। जब उसे पता चल गया कि जिलुन को ताज चाहिए तो इसका उसके काम से कोई लेना देना नहीं था। उसे जल्दी से भागना होगा। हालांकि वह ताज एक बड़ी चीज थी, पर अभी जान बचाना सबसे जरूरी था। उसे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। अच्छा हुआ उसके पास गायब होने वाली चीज थी। जादू चलाते ही वह बिना किसी को पता चले भाग सकती थी। उसने जल्दी से उस फूल का इस्तेमाल किया और भागी, पर जल्दी में उससे एक पत्ती रास्ते में गिर गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। किसी का पैर उस पत्ती पर पड़ गया। चिएशा अभी थोड़ा ही आगे गई थी कि पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। काहा उसके पीछे खड़ा था। काहा ने वह पत्ती उठाई और सोचा, यहाँ फूल की खुशबू कैसे आ रही है? काहा को इतने पास देखकर चिएशा को लगा कि अब वह नहीं बच पाएगी। किस्मत बहुत खराब थी जो वह इस वक्त मिल गया। चिएशा ने मन में गुस्सा किया और सोचा कि पकड़े जाने से पहले भागना होगा। वह एक पल भी नहीं रुकी और तेजी से भागी। बगीचे के अंदर तक भागने के बाद चिएशा ने चैन की सांस ली। चलो, पीछा छूट गया। उसने सोचा कि उस लड़के का दिमाग कितना तेज है। थोड़ी सी गलती से वह पकड़ी ही गई थी। इस जगह पर अब एक पल भी रुकना ठीक नहीं था। उसे तुरंत निकलना होगा। पर इससे पहले कि वह कदम बढ़ाती, उसने सामने देखा तो हैरान रह गई। कहा बिना किसी आवाज के उसके सामने खड़ा था। चिएशा का दिमाग सुन्न हो गया। ये कब पीछे आ गया? अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने जबरदस्ती एक झूठी हंसी के साथ उसे हेलो कहा। कहा ने उसे देखा और सोचा, मैं तो पत्ती के पीछे आया था, पर यह बच्ची यहाँ कैसे आ गई? उसने पूछा, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिएशा ने झूठ बोल दिया, मैं तो बस घूमते घूमते रास्ता भटक गई। कहा ने एक फूल दिखाया और पूछा, क्या यह तुम्हारा है? चिएशा ने मना किया, पर उसने कहा, इसमें से तुम्हारी ही खुशबू आ रही है। इससे पहले कि चिएशा कुछ बोलती, कहा ने उसे रुकने को कहा और पास आया। उसने पास आकर उसे सूंघा। चिएशा डर गया कि कहीं आज उसका झूठ पकड़ा न जाए। तभी जमीन जोर से हिलने लगी। कहा ने दूर देखा और बोला, लगता है कोई अनजान मेहमान आया है। और महल का खतरे का घंटा जोर जोर से बजने लगा। चिएशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही कहा ने उसे उठा लिया। उसने फूल उसके हाथ में दिया और बोला, चलो बाहर चलकर देखते हैं। चिएशा को समझ नहीं आया कि क्या करे। बाहर दरवाजे पर पहले ही बहुत हंगामा हो रहा था। काउंट लूडिंग गुस्से में चिल्लाते हुए बसिलियन खानदान को बुरा भला कह रहा था। उसने पूछा, तुम लोग बादशाह के वफादार होकर भी ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकते हो? जिलुन ने कहा, अब जब तुम आ ही गए हो तो जल्दी से बादशाह का हुक्म सुनाओ। लूडिंग को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने हुक्म सुनाते हुए कहा, बादशाह ने जिलुन को अभी महल बुलाया है। अगर बात नहीं मानी तो देशद्रोही माना जाएगा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। हुक्म में यह भी लिखा था कि नई बच्ची चिएशा को भी साथ आना होगा। पीछे खड़ी चिएशा हैरान रह गई। उसने सोचा, मेरा इसमें क्या लेना देना? जिलुन ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा। चिएशा को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को जिलुन के साथ उसे भी क्यों बुलाया गया है। हुक्म सुनाने के बाद लूडिंग वहां एक पल भी नहीं रुका और चला गया। जिलुन ने उसे जाते हुए देखा और मुस्कुराकर बोला, रात के वक्त आना कितना बदतमीज तरीका है। फिर उसने कहा, मैं तो अभी परेशान था कि कोई भागने की कोशिश कर रहा था। उसने सीधा चिएशा की तरफ देखा। चिएशा समझ गई कि उसके भागने की बात जिलुन को पहले से पता थी। जिलुन ने चिएशा को गोद में लिया और बोला, जब तुम कमरे में नहीं थी तो मैं बहुत डर गया था। मैं तो कुत्ते छोड़ने वाला था। चिएशा ने मन में सोचा, यह मेरे पीछे क्यों पड़ा है? जिलुन ने कहा को देखा और चिएशा से पूछा, क्या तुम कहा के साथ घूम रही थी? चिएशा ने डरकर हाँ कह दिया। कहा चुपचाप खड़ा रहा और अपने कपड़ों की धूल साफ करने लगा। जिलुन को परेशान देखकर कहा ने कहा, तुम्हारा यह डर बेकार है, बिल्कुल माँ के वक्त जैसा। उसने चिएशा को देखा और पूछा, क्या इसलिए क्योंकि यह माँ जैसी दिखती है? चिएशा ने सोचा, माँ? तो पहले जो लोग कह रहे थे कि मैं किसी जैसी दिखती हूँ वह उनकी मरी हुई माँ थी। पर शक्ल मिलने पर भी जिलुन का ऐसा करना कुछ ज्यादा ही था। कहा ने चिएशा को देखा और बोला, इंसान ज्यादा से ज्यादा मेरे जैसे बाल ही पा सकते हैं। परियों की सुंदरता जादू से होती है, इंसान उसकी बराबरी नहीं कर सकते। जिलुन ने यह सुनकर बस एक मुस्कुराहट दी और कुछ नहीं बोला। चिएशा के मिलने के बाद जिलुन ने सबको चलने को कहा। उसने चिएशा को उठाया और बोला, अब हम महल चलेंगे। अगले दिन दोपहर को वे लोग महल पहुंच गए। महल में आकर जिलुन तो आराम से घूम रहा था, पर चिएशा परेशान थी। वह हमेशा ऐसी मुसीबतों में क्यों फंस जाती है? अब उसके भागने का प्लान और आगे बढ़ गया था। जिलुन ने गुस्से से पूछा, बादशाह कब मिलेंगे? लूडिंग ने कहा, सब्र रखो, बादशाह से मिलने से पहले तुम्हें किसी और से मिलना होगा। तभी दरवाजा खुला। चिएशा तुरंत होशियार हो गई। वहां के आदमी ने बताया, ये पवित्रा एम्पायर के हाइलोंग है। उस आदमी को देखकर चिएशा हैरान रह गई। यह तो वही जज हाइलोंग था जो बुरे लोगों को पकड़ता था। वह यहाँ क्या कर रहा है? उस जगह पर सिर्फ 13 लोगों के पास ही ऐसी ताकत होती है। उनके पास बहुत बड़े अधिकार होते हैं और हाइलोंग तो उन सबसे ज्यादा खतरनाक था।
उसके पास एक पवित्र हथियार था, वह बहुत ही ताकतवर था। चिएशा उसे देखकर डर गई। जब वह बच्ची नहीं बनी थी तब इस आदमी ने उसे पकड़ने के लिए बहुत पीछा किया था। किसने सोचा था कि वह यहाँ मिल जाएगा? पर चिएशा ने सोचा, अब तो मैं एक छोटी बच्ची हूँ, वह मुझे नहीं पहचान पाएगा। पर अभी उसने चैन की सांस ली ही थी कि हाइलोंग ने उसे घूर कर देखा। अब तो बड़ी मुसीबत हो गई। चेशा ने जल्दी से एक बच्ची जैसा चेहरा बनाया और सोचा शायद उसे बस शक्ल मिलती जुलती लग रही है। पर हाइलोंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह बिना कुछ बोले सीधा उसकी तरफ आने लगा। चेशा डर गई। ये आदमी सीधा उसके पास क्यों आ रहा है? मेरे पास मत आओ। हाइलोंग अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाला था चेशा की तरफ कि अचानक एक हाथ ने आकर उसकी कलाई पकड़ ली। जिलुन ने वहां बैठकर गुस्से से पूछा, आप मेरी बच्ची से क्या चाहते हैं? हाइलोंग ने अपना हाथ पीछे किया और बोला, माफ करना, ये बिल्कुल मेरे एक पहचान वाले जैसी दिखती है। जिलुन ने पूछा, एक 5 साल की बच्ची किसकी तरह दिख सकती है? मुझे भी बताओ वह कौन है? लूडिंग ने डरकर जिलुन से कहा, तमीज से बात करो, ये एक बड़े योद्धा हैं। जिलुन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराकर बोला, ऐसा है तो चलो फिर से मिलते हैं, मेरा नाम जिलुन बसिलियन है। हाइलोंग ने भी ठंडे ढंग से कहा, मेरा नाम हाइलोंग है। जिलुन ने पूछा, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मुझे लगा आप बादशाह से मिलने आए हैं। हाइलोंग ने साफ कहा, मैंने ही बादशाह से कहकर आपको यहाँ बुलवाया है। मुझे उस बच्ची के बारे में जानना है जो प्रार्थना सभा में आने वाली है, इसलिए बाकी सब थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। चेशा ने यह सुना तो डर गई। पहचान चेक करेंगे? अब तो सच में बड़ी मुसीबत है। जिलुन ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आपके देश में हमेशा ऐसे ही अचानक आकर सब चेक करते हैं? हाइलोंग ने ठंडे ढंग से कहा, यह सब सुरक्षा के लिए है, क्योंकि जो ताज इनाम में मिलने वाला है वह हमारी सबसे पवित्र चीज थी, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। आप हमारी मदद करें। जिलुन ने ठंडी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, पर आगे से मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। जाने से पहले उसने चिएशा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अगर कोई बात हो तो मुझे बुला लेना। चिएशा ने हाँ तो कह दिया, पर वह अंदर से बहुत डर रही थी। वह हाइलोंग के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी, पर अब वह जिलुन को जाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उसे अब अकेले ही इस खतरनाक जज का सामना करना था। जिलुन ने चिएशा के कान में धीरे से कहा, जो मैंने बताया था वह याद है ना? आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यह कहकर जिलुन कमरे से बाहर चला गया। अब कमरे में सिर्फ वे दोनों ही बचे थे। हाइलोंग ने कहा, अब हम दोनों ही हैं। चिएशा सोचने लगी कि यह सबसे पहले क्या चेक करेगा। अगर इसने मुझे पहचान लिया तो मैं क्या बहाना बनाऊंगी। इससे पहले कि वह कुछ सोचती, हाइलोंग उसके पास आया और उसे देखकर बोला, तुम बिल्कुल उसके जैसी दिखती हो। हाइलोंग की यह बात सुनकर चिएशा हैरान रह गई। हाइलोंग ने सोचा, क्या उस औरत का कोई और आदमी था और मुझे पता भी नहीं चला? उसने चिएशा को देखा और पूछा, क्या तुम लिजेसिया की बेटी हो? चिएशा बिल्कुल हैरान था कि यह आदमी क्या फालतू बातें सोच रहा है। हाइलोंग का ऐसा चेहरा देखकर चिएशा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। सच तो यह है कि इन दोनों की दुश्मनी बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। उस वक्त लिजेसिया लगातार भाग रही थी और बहुत थक चुकी थी, और उस वक्त हाइलोंग एम्पायर का एक नया जासूस था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो लिजेसिया ने हाइलोंग से भीख मांगी कि वो उसे जान से मार दे, लेकिन हाइलोंग ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद दोनों अलग हो गए। लिजेसिया ने उसे वार्निंग दी थी कि बिना इजाजत के मरना मत। तब से वो एक दुश्मन बन गए, पर उनके बीच एक अजीब समझौता था। वो यह कि अगर मरना ही है तो वो एक दूसरे के हाथों ही मरेंगे। और अब यह बंदा शक कर रहा है कि वो किसी लड्डू डके के साथ डेट पर गई थी। चिएशा गुस्से में अपने दांत पीसने लगी। हाइलोंग सब जानता था कि उस पर क्या गुजरी है, फिर भी उसे लगा कि उसके पास प्यार करने का वक्त है। हाइलोंग को भी लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही सीधे पूछ लिया। उसने एक ठंडी सांस भरी और कहा कि पहले नाम से शुरू करते हैं। चिएशा ने गुस्से में अपना नाम बताया। हाइलोंग ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यहाँ जबरदस्ती लाया गया है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चिएशा ने अपना मुंह घुमा लिया और मदद लेने से साफ मना कर दिया। हाइलोंग ने थोड़ा सुकून महसूस किया, पर सवाल पूछना बंद नहीं किया। उसने फिर पूछा, क्या तुम्हारी असली माँ के बाल चमकीले और आंखें लाल थीं? क्या तुम्हें तितलियां या फूल याद हैं? चिएशा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा कि उसे कुछ नहीं पता, पर अंदर ही अंदर वो सोच रही थी कि यह फिर से वही बात क्यों शुरू कर रहा है। जब चिएशा परेशान हो रही थी तभी हाइलोंग ने अचानक अपना कॉलर पकड़ लिया। ये बंदा अचानक अपने बटन क्यों खोलने लगा? क्या ये पागल हो गया है? हाइलोंग को अपना कॉलर खोलते देख चिएशा डर गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाई, दिन के उजाले में ये क्या बदतमीजी है? लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाई और उंगलियों के बीच से चुपके से देखने लगी। हाइलोंग ने अपने सीने पर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुमने पहले कभी यह निशान देखा है? चिएशा ने ध्यान से देखा तो हैरान रह गई। वो एक लाल गुलाब का निशान था। यह निशान तो उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। यह तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया। इस अजीब मौके पर अचानक दरवाजा खुला। किरण गुस्से में अंदर आया और हाइलोंग से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? किरण तेजी से उनके पास आया और हाइलोंग पर गुस्सा किया कि एक 5 साल के बच्चे के सामने कपड़े उतारना कितनी शर्मनाक बात है। पर हाइलोंग ने शांति से जवाब दिया कि वो बस एक सवाल पूछ रहा था। किरण ने हंसते हुए हाइलोंग के सीने के निशान को देखा और कहा, यह तो एक विच का निशान है। उसने हाइलोंग से पूछा कि उसने अब तक इसे मिटाया क्यों नहीं। एक सेंट नाइट होने के नाते क्या उसे अपनी खाल काट कर भी इस निशान को मिटा नहीं देना चाहिए था? हाइलोंग ने अपने कपड़े ठीक करते हुए किरण से पूछा, क्या आप भी लिजेसिया को जानते हैं? किरण ने हंसते हुए पूछा,
क्या तुम मेरी बेटी को इसलिए परेशान कर रहे हो ताकि उस विच का पता लगा सको? माहौल में अचानक बहुत ठंडक और खामोशी छा गई। किरण ने ठंडे ढंग से वार्निंग दी, चेशा का उस विच से कोई लेना देना नहीं है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। चेशा यह सब देखकर डर के मारे कांप रही थी। उसे डर था कि कहीं ये दोनों आपस में लड्ढे न पड़ दें। हाइलोंग ने उसकी धमकी पर ध्यान नहीं दिया और शांति से कहा, प्रार्थना सभा में आने वाले हर बच्चे को एक नाइट दिया जाएगा और मुझे बसिलियन परिवार के लिए चुना गया है। किरण ने हंसते हुए कहा, यह तो साफ साफ जासूसी करने के लिए भेजा गया है। हाइलोंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने किरण को वार्निंग दी, आपको सोच समझकर बोलना चाहिए क्योंकि इस वक्त बहुत से लोग बेसिलियन परिवार पर नजर रखे हुए हैं। हाइलोंग ने कहा, अलविदा होली एम्पायर, और वहां से चला गया। कीशा ने अब चैन की सांस ली। अच्छा हुआ कि किरण ने सही वक्त पर आकर बात संभाल ली। लेकिन उसके दिमाग में एक बात आई, किरण को न सिर्फ उसकी असलियत पता थी बल्कि उसे उस विच के निशान के बारे में भी सब पता था। किरण को जाते देख चेशा ने अचानक प्यार से कहा, पापा, और अपनी बाहें फैलाकर उसे गले लगाने को कहा। वैसे भी अभी भागने का कोई रास्ता नहीं था तो उसने सोचा कि एक्टिंग जारी रखना ही ठीक होगा। किरण ने पीछे मुड़कर हल्की सी स्माइल की और चेशा को अपनी गोद में उठा लिया। चेशा ने उसके गले में हाथ डाल दिया और बच्चों की तरह पूछा। असल में थोड़ी देर पहले किरण राजा से मिलने गया था। राजा ने बड़े प्यार से पूछा था कि क्या वो उस सेंट नाइट से मिला है, लेकिन जैसे ही किरण ने सेंट नाइट का नाम सुना उसका चेहरा बदल गया। राजा को भी कुछ अजीब लगा और वो पूछने ही वाला था कि क्या बात है, लेकिन किरण ने उसकी एक न सुनी। वो सीधा आगे बढ़ा, राजा का कॉलर पकड़ और ठंडे ढंग से वार्निंग दी कि वो अपनी हद में रहे, कि उसकी बेटी को जज के हवाले करने के पीछे उसकी क्या चाल है। लेकिन जब वो चेशा के पास वापस आया तो उसने फिर से वही प्यारी स्माइल दी और बोला कि राजा से बात करके बहुत मजा आया। चेशा ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, तो क्या मुझे भी राजा से मिलना पुडीडेगा? किरण ने साफ मना कर दिया, उस झुर्रियों वाले बूढ़े मोटे सुअर से मिलने की क्या जरूरत है? यह सुनकर चेशा हैरान रह गई कि यह बंदा राजा को इस तरह गाली दे रहा है। किरण ने बिना किसी फिक्र के स्माइल की और कहा कि चलो महल घूमते हैं। उसने बड़े दिल से कहा कि अगर केशा को यहाँ कुछ भी पसंद आए तो वो घर जाकर बिल्कुल वैसा ही बना देगा। किरण ने पूछा, तुमने उस नाइट से क्या बात की? चेशा ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, उन्होंने पूछा कि क्या मेरे पास घोद्दा है। मैंने कहा नहीं। असल में केशा जानती थी कि किरण को सच बताने का कोई फायदा नहीं है। किरण ने प्यार से स्माइल की और कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। फिर उसने पूछा, उसने तुमसे कोई अजीब बात तो नहीं की ना? चीशा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस उसे देखती रही। ऐसा लगा कि किरण अभी भी उस बात को लेकर परेशान था। उसे डर था कि हाइलोंग की वजह से चेशा का बेसिलियन परिवार पर से भरोसा उठ जाएगा। चेशा को लगा कि अब रिश्ता थोड़ा मजबूत करना चाहिए। उसने अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाकर किरण के सिर पर रखा और प्यार से बोला, पापा। किरण हैरान रह गया, फिर उसने उसे गले से लगा लिया। चेशा ने हंसते हुए कहा, मैं हमेशा पापा के साथ रहूंगी, इसलिए आप चिंता मत करो। किरण यह सुनकर वहीं खड़िद्दा रह गया। उसने अपनी गोद में चेशा को देखा। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। असल में वो नहीं चाहता था कि चेशा इस तरह से उसे किसी और की याद दिलाए। किरण ने प्यार से स्माइल की और धीरे से बोला, तुम सच में? कुछ दिन बाद बसिलियन परिवार के कैपिटल वाले बंगले में प्रार्थना सभा में अभी 3 महीने से ज्यादा का वक्त था, इसलिए उन्होंने पहले कैपिटल में ही रुकने का फैसला किया। चेशा गार्डन में आराम से घूम रही थी। जिंदगी काफी शांति से गुजर रही थी। लेकिन जब से वो महल गए थे किरण अक्सर बाहर ही रहता था। चेशा को लगा कि इसका ताल्लुक उस दिन गार्डन में हुई बात से है जब किरण ने कहा था कि उसे किसी और की याद दिलाने की जरूरत नहीं है। चेशा ने किरण को पहले कभी इस तरह परेशान नहीं देखा था। वो सोचने लगी कि वो मरी हुई काउंटेस कैसी औरत थी जिसकी वजह से किरण इतना परेशान हो गया। किरण को उसके बारे में सब पता था, इसलिए केशा ने सोचा कि अभी शांत रहना ही ठीक है। उसने भागने का प्लान थोड़ा आगे बढ़ा दिया, पर कैपिटल में रहकर चुपके से जासूसी करना आसान नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बंगले में कोई सबूत मिलेगा या नहीं। जब चेशा यह सोच रही थी तभी पीछे से एक आवाज आई, छोटी बहन। चेशा डर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ईश्वेल छतरी लेकर खड़िद्दा था। ईश्वेल ने स्माइल करते हुए पूछा कि महल घूमना कैसा रहा और क्या वो प्रार्थना सभा में जा पाएगी। चेशा ने बस अजीब सी स्माइल की, पर अंदर ही अंदर वो सोच रही थी कि इस घर में एक दिन भी शांति नहीं मिलती। किरण अभी गया ही था कि ये दोनों जुद्धवा भाई आ गए। ईश्वेल और कहा दोनों मिलकर चेशा से बातें करने लगे। चेशा का सिर दर्द होने लगा। वो बस चाहती थी कि दोनों वहां से चले जाएं। लेकिन वो दोनों वहां से नहीं गए, बल्कि स्माइल करते हुए पूछने लगे कि क्या उसने खाना खाया और अगर वो बोर हो रही है तो क्या वो उनके साथ खेलेगी। ये सब देखकर कोने में खड़िद्दा वेल्जन थोड़ा उदास लग रहा था। उसने चेशा को देखा और धीरे से बोला, क्या आखिर में उस बच्चे को प्रार्थना सभा में भेजा जा रहा है? वेल्जन परेशान था कि अब वो क्या करे। उसने खिद्दकी से बाहर देखते हुए अपनी माँ को याद किया। उसे याद आया कि जब उसकी माँ अचानक बीमार हुई थी तभी से उनका हंसता खेलता परिवार टूटने लगा था। बीमार माँ ने छोटे वेल्जन को अपने पास बुलाकर आखिरी बातें कही थीं। कमजोर माँ ने कहा, तुम्हारे पापा अब टूट चुके हैं। अब इस घर और तुम्हारे भाई बहनों की जिम्मेदारी तुम पर है। वेल्जन ने हिम्मत नहीं हारी और कहा, आप फिक्र मत करो माँ, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
बेटे की बात सुनकर माँ को बुरा लगा कि वो एक बच्चे पर इतना बड़ा बोझ डाल रही है, पर वो और कुछ नहीं कर सकती थी। यह कहकर माँ ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। किसी ने नहीं सोचा था कि माँ की मौत के बाद पूरा परिवार बिखर जाएगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, वेल्जन। इशुएल बहुत छोटा था, उसे मौत का मतलब नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि माँ कहीं चली गई है और मिल नहीं रही, और माँ के पेट में जो बच्चा था वो भी गायब हो गया है। इशुएल को रोता देख वेल्जन कुछ बोल नहीं पाया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बच्चों को सच बताए, इसलिए वो अकेले ही सारा दुहक सहता रहा। लेकिन इससे भी बुरा होना बाकी था। माँ के जाने के बाद पापा बिल्कुल टूट गए। उनका हाल माँ की सोच से भी ज्यादा खराब हो गया। घर का सहारा चला गया था। पापा ने परिवार के कामों पर ध्यान देना बंद कर दिया और उन्होंने बच्चों को भी बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। तेज बारिश में वेल्जन छतरी लेकर अपने पापा के पीछे गया और बोला, पापा खुद को संभालो, आप कब तक यहाँ बैठे रहोगे? वेल्जन ने देखा कि पापा कोई जवाब नहीं दे रहे, तो उसने फिर कहा, माँ आपको इस हाल में नहीं देखना चाहती थी, अब होश में आइए और अंदर चलिए। पर वेल्जन के कहने पर भी कीरन ने कुछ नहीं बोला। वो बस कुब्र के सामने घुटनों के बल बैठा रहा। पापा को इस हाल में देखकर वेल्जन को गुस्सा और दुहक दोनों हुआ। उसने छतरी को जोर से पकड़िड्ढा और आखिरकार उसका गुस्सा फट पड़िड्ढा। वेल्जन ने लाल आंखों से चिल्लाकर कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बेसिलियन के काउंट हैं। उसका गुस्सा बारिश में गूंज रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि बेसिलियन नाम सुनकर कुब्र के सामने बैठा कीरन धीरे धीरे हंसने लगेगा। कि हंसी तेज होती गई और वो पागलों की तरह हंसने लगा। वेल्जन यह देखकर हैरान रह गया। किरण लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और परिवार का नाम लेने लगा, जैसे उसे अपनी जिम्मेदारी याद आ गई हो। उस दिन के बाद से वो कमजोर बाप गायब हो गया और उसकी जगह एक गुस्से वाला और बेरहम काउंट बेसिलियन वापस आ गया। किरण ने कहा, मैं बेसिलियन का काउंट हूँ। अगर ऐसा है तो मैं मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता हूँ। किसी ने नहीं सोचा था कि यह उसके पागलपन की शुरुआत थी। माँ के जाने के बाद पापा पूरी तरह पागल हो चुके थे। वेल्जन बस लाचार होकर देखता रहा। पापा बाहर से ठीक लगते थे, पर अंदर से टूट चुके थे और गलत रास्ते पर चल पड़ते थे। एक दिन पापा ने वेल्जन को बुलाया और एक अजीब स्माइल के साथ कहा, मुझे तुम्हारी माँ को जिंदा करने का रास्ता मिल गया है। वेल्जन ने यह सब देखा और उसे पता था कि उसे हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि अगर पापा का यह पागलपन सबके सामने आ गया और पता चला कि उन्होंने ब्लैक मैजिक के लिए एम्पायर की चीजों का इस्तेमाल किया है, तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। उस वक्त उस मासूम बच्चे को भी सजा मिल जाएगी जिसे उन्होंने अडॉप्ट किया है। माँ ऐसा कभी नहीं चाहती थी, पर वेल्जन अपने पापा को रोक नहीं पा रहा था। और बुरी बात यह थी कि दोनों जुड़वा भाई भी पापा की तरफ हो गए थे और नई बहन किएशा भी इस घर में बहुत जल्दी घुल मिल गई थी। अब वेल्जन बिल्कुल अकेला पिडीडियाच गया था। वेल्जन ने खिदकी से बाहर देखा और सोचा, अगर उसकी माँ का बच्चा जिंदा होता तो वो भी अभी इसी उम्र का होता। चिएशा को जिंदा रहने के लिए इस तरह मासूम बनने की एक्टिंग करते देख वेल्जन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसी झूठी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, क्या तुम्हें अपनी इस बहन पर तरस आ रहा है? वेल्जन ने गुस्से में पीछे देखा और कहा, चोर की तरह चुपके से आना बंद करो। गुस्से पे किरण को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने एक अजीब स्माइल की। वेल्जन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, आपने अपने लालच के लिए एक मासूम बच्चे को भी इसमें घसीट लिया। दोनों बाप बेटे आमने सामने खड़े थे और दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। किरण ने स्माइल करते हुए पूछा, क्या तुम इसे अपनी माँ के लिए मेरा सच्चा प्यार नहीं कह सकते? वेल्जन यह फालतू बातें नहीं सुनना चाहता था। उसने सीधा पूछा, अब आप आगे क्या करने वाले हैं? किरण ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? वेल्जन ने कहा, जब आपने सबके सामने बोल दिया है कि चेशा प्रार्थना सभा में जाएगी, तो अब बसिलियन परिवार चुप नहीं सकता। जो परिवार अब तक पर्दे के पीछे था, उसे अब सामने आना ही होगा। वेल्जन ने वार्निंग दी कि अब उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। किरण ने सोचते हुए स्माइल की और कहा, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। किरण को जाते देख वेल्जन चुप रहा। वेल्जन जानता था कि पापा किसी की बात नहीं सुनेंगे। वो बस बीते हुए कल में जी रहे हैं और उन्हें परिवार के भविष्य की कोई फिक्र नहीं है। गार्डन में भाई बहनों को खेलते देख वेल्जन ने सोचा कि वो चुप नहीं बैठ सकता। अगर पापा ऐसे ही करते रहे तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। पुरानी बातों की वजह से आने वाला कल बर्बाद नहीं होना चाहिए। वेल्जन ने फैसला कर लिया, अगर पापा अपनी जिद के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो उसे भी कोई बड़ा कदम उठाना होगा। चाहे जो हो जाए, वो पापा के इस पागलपन को रोक कर रहेगा। कैपिटल के बंगले में कुछ हफ्ते गुजरने के बाद चिएशा को दोनों जुद्धवा भाइयों के साथ रहने की आदत हो गई थी। इशुएल रोज उसके लिए अच्छा अच्छा खाना लाता था। चिएशा खाते हुए सोचती कि जो पहले छोटे भाई थे वो अब बड़ी डिडे भाई बनकर खुश हो रहे हैं, पर आगे के प्लान के लिए उनसे दोस्ती रखना ही ठीक था। लेकिन अगर वो लोग हर वक्त उस पर नजर रखेंगे तो वो चुपके से जासूसी कब करेगी? लेकिन अगर वो लोग हर वक्त उस पर नजर रखेंगे तो वो चुपके से जासूसी कब करेगी? तभी नौकर ने आकर बताया, वेल्जन बाबा ने सबको बुलाया है। काउंट लोडिंग और उनकी पत्नी आए हैं। लोडिंग और उनकी पत्नी जैसे ही अंदर आए, उनकी पत्नी ने बच्चों को देखकर कहा कि वो बहुत प्यारे हैं। इशुएल की गोद में बैठी चिएशा ने उस काउंट को पहचान लिया। यह तो वही अमीर आदमी था जिसने किरण को राजा का हुक्म सुनाया था। वो अब यहाँ क्या करने आया है? काउंटेस ने स्माइल करते हुए बताया कि राजा ने उन्हें बच्चों को तमीज सिखाने के लिए भेजा है। काउंट ने घमंड से कहा, राजा ने बेसिलियन परिवार के नए सदस्य के लिए यह तोहफा भेजा है, तुम्हें इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। यह सुनकर वहां बैठे वेल्जन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चिएशा चुपचाप सब देख रही थी।
महल में राजा और किरण के बीच रिश्ता ठीक नहीं था। इस बार तमीज सिखाने के बहाने उन्होंने जासूस भेजा है ताकि वो उन पर नजर रख सकें। काउंटेस ने आते ही चेशा पर निशाना साधा और कहा कि पहले केशा से शुरू करते हैं। उसने चाय का कप जोर से टेबल पर रखा, जिससे माहौल खराब हो गया। पर काउंटेस को कोई फर्क नहीं पड़िड्डा। उसने झूठी स्माइल के साथ कहा, काउंट की बेटी को अनाथालय के बच्चों की तरह बदतमीज नहीं होना चाहिए। यह बात साफ साफ परेशान करने के लिए कही गई थी। इससे पहले कि चेशा कुछ बोलती, काहा उस काउंटेस के बिल्कुल सामने आ गया। काहा ने गुस्से में वार्निंग दी, अपनी जुबान पर काबू रखो, इस कमरे में सब सुनाई देता है। कहा के गुस्से को देखकर काउंटेस डर के मारे पीछे हट गई। इशुएल ने चेशा को अपने पीछे किया और ठंडे ढंग से बोला, ऐसी बातें सुनकर हमें गुस्सा आता है और हमें तुम्हारी नीयत पर शक होने लगता है। इशुएल ने गुस्से में पूछा कि क्या तुम्हें जिंदा छोड़ देना चाहिए। बात बिगड़ती देख वेल्जन ने तुरंत उन्हें डांटा। कमरे में सन्नाटा छा गया। काउंट लोडिंग ने देखा कि बात खराब हो रही है तो उसने आगे आकर अपनी पत्नी की बदतमीजी के लिए माफी मांगी, लेकिन वो बस दिखावे के लिए माफी मांग रहा था। अंदर ही अंदर वो उन्हें गालियां दे रहा था। उसे लगा कि बेसिलियन परिवार के लोग पागल हैं। एक काउंट होकर उसे बच्चों के सामने झुकना पड़ेगा, यह उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। काउंट लोडिंग ने गुस्से में कहा, बेसिलियन का काउंट बस छुपना जानता है और उसने बच्चों पर सारा काम छोड़ दिया। वेल्जन कुछ बोलने ही वाला था कि उसने उसे रोक दिया। काउंट लोडिंग ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो स्नेक कासल में ऐसे काम होता है, बिना माँ के बच्चे कैसे होते हैं, यह साफ दिखता है। यह बात सीधा वेल्जन के दिल पर लगी। काउंट लोडिंग ने वार्निंग दी कि वो इस बेइज्जती को नहीं भूलेगा और पापा को यह बात बता देना। यह कहकर वो दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। इशुएल ने बंद दरवाजे को देखा और उस बदतमीज आदमी के पीछे जाने की बात कही। इशुएल को जाते देख वेल्जन ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, बस करो। इससे माहौल थोड़ा शांत हुआ। वेल्जन ने और कुछ नहीं कहा और गुस्से में कमरे से चला गया। वेल्जन को जाते देख इशुएल को बुरा लगा, पर उसने किएशा को पकड़िड्डियच लिया और पीछे नहीं गया। वेल्जन के जाने के बाद दोनों भाइयों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई उनके भाई की बेइज्जती करने की, और वो उन्हें मारने की बात करने लगे। अपने भाइयों को इस तरह गुस्से में देखकर चेशा ने सोचा कि इस घर के लोग सच में बहुत खतरनाक हैं। यह सब हुआ जब किरण घर पर नहीं था। इससे राजा को उन पर उंगली उठाने का मौका मिल गया। काउंट लोडिंग की बिना माँ के बच्चे वाली बात बहुत बुरी थी। वेल्जन को जाते देख सब समझ गए थे कि वो इस बात को आराम से नहीं छोड़ देगा। चेशा को पता था कि ऐसी बेइज्जती का दुहक क्या होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको पैरों तले कुचल दिया हो। चेशा ने इशुएल से कहा कि उसे नीचे उतारे। उसने वेल्जन से मिलने का फैसला किया। उसे लगा कि बस हिम्मत बढ़ाने से उसकी असलियत सामने नहीं आएगी। यह सोचकर वो तुरंत उसके पीछे पीछे चली गई। चीशा उसके पीछे गई और दरवाजे पर खड़ी ढी होकर थोड़ा हिचकिचाई। उसने दरवाजे से अंदर झांका तो हैरान रह गई। वेल्जन कोने में अकेले बैठा था और अपना सिर घुटनों पर रखकर रो रहा था। क्या यह चुपके से रो रहा थी? जो वेल्जन हमेशा गुस्से में रहता था, वो आज एक छोटे बच्चे की तरह लाचार दिख रहा था। चिएशा को यह देखकर बुरा लगा। उसने कोई आवाज नहीं की, बल्कि धीरे से उसके पास गई और उसे आवाज दी। वेल्जन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने दुहक में खोया रहा। चिएशा ने एक ठंडी सांस भरी और उसके पास बैठ गई। चिएशा ने वेल्जन को देखा और सोचा कि उसे कैसे चुप कराए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने सोचा कि बस चुपचाप उसके पास बैठना ही ठीक होगा। पर जैसे ही वो बैठी, वेल्जन ने गुस्से में कहा और इशुएल ने तुम्हारा साथ इसलिए दिया क्योंकि तुम्हारा नाम बेसिलियन है। वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करते और मैं तो तुम्हें इस परिवार में देखना ही नहीं चाहता। वेल्जन ने पीछे मुड़कर वार्निंग दी, मुझे खुश करने की कोशिश मत करो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। चेशा को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, खुश करने का क्या मतलब होता है? वेल्जन यह सुनकर हैरान रह गया। चेशा ने एक फूल निकाला और स्माइल करते हुए वेल्जन के सामने किया। इस फूल को सूंघो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। यह सुनकर वेल्जन वहीं हैरान रह गया, क्योंकि बहुत पहले उसकी माँ ने भी बिल्कुल यही बात कही थी। जब वो अपनी माँ के पास था, तब उन्होंने भी बड़े प्यार से उसे एक फूल दिया था और उसे चुप कराया था। आज वही बात चेशा के मुंह से सुनकर वेल्जन खुद को रोक नहीं पाया। वेल्जन के सब्र का बांध टूट गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चेशा ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप बैठकर उसकी पीठ थपथपाने लगी। वेल्जन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं बस अपनी माँ से किया वादा निभाना चाहता हूँ, पर पापा और भाई सब बर्बाद कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो परिवार खत्म हो जाएगा। वेल्जन ने कहा, मुझे इस जगह को बचाना होगा क्योंकि यहाँ मेरी माँ की यादें हैं। मैं अपनी प्यारी चीजों को खोना नहीं चाहता। उसने चेशा को देखा और गंभीर होकर बोला, इसीलिए मैं तुम्हें इस परिवार का हिस्सा नहीं बनने दे सकता अगर पापा का यह पागलपन चलता रहा। वेल्जन ने फूल को देखा और धीरे से बोला, यह परिवार एक दिन टूट जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम जैसा मासूम बच्चा इसमें फंसे और कोई तुम्हारा इस्तेमाल करे। तुम अभी छोटी हो, शायद मेरी बात नहीं समझोगी। चेशा ने यह सुना तो अपने मन में सोचा, अभी तो खुद बच्चों की तरह रो रहा था और अब बड़िड्डे बनकर मुझे समझा रहा है। वेल्जन ने वार्निंग दी, इसलिए इस घर से दिल मत लगाना। मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ से भेज दूंगा। अब अपना वक्त खराब मत करो और जाओ। चेशा ने हाँ में सिर हिलाया। वेल्जन ने कहा, फूल के लिए शुक्रिया। चेशा ने उसे देखा और दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। चेशा दरवाजे के बाहर अकेली खड़ी थी। वहां अजीब सी खामोशी थी।
उन लोगों की बुरी बातें फिर से उसके कानों में गूंजने लगीं। वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि उसे तमीज नहीं है, और किरण को भी बुरा भला कह रहे थे कि बसिलियन परिवार अब एक बच्चे के भरोसे चल रहा है। यह सब सुनकर चेशा को बहुत गुस्सा आया। अगर ये लोग सीधी तरह नहीं समझेंगे तो उसे भी अब मासूम बनने की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है कि वो उन्हें दिखाए कि एक असली विच कितनी खतरनाक हो सकती है। रात हो गई थी। काउंट लोडिंग अपने घर में बैठकर शराब पी रहा था। दिन की बात याद करके वो जोर जोर से हंसने लगा। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ेद्धा बसिलियन परिवार मेरे सामने कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार उनकी कमजोरी मेरे हाथ लग जाए तो मैं उन्हें अपने पैरों पर झुका दूंगा। काउंट लोडिंग खुशी से फूला नहीं समाया। उसने अपना ग्लास उठाया और चिल्लाया कि जिंदगी जीने का असली मजा तो अब आ रहा है। थोड़ी देर में नशे की वजह से वो कुर्सी पर ही सो गया और जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। कमरे में बस उसके खर्राटे की आवाज थी। किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ अचानक इतना सन्नाटा छा जाएगा। चिएशा ने सोए हुए आदमी को गुस्से से देखा और सोचा, जब तुमने बेसिलियन पर बुरी नजर डाली है तो अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम अपने ही किए की सजा पाओगे। नींद में काउंट लूडिंग को कुछ अजीब लगा। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उन्हें हवा में एक अजीब चीज उड़ती हुई दिखी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो पूरी तरह से एक पल में अंधेरे में खो गए। काउंट लूडिंग ने घबराकर आंखें खोली तो देखा कि वो किसी अनजान जगह पर हैं। तभी अंधेरे से एक लड़की की आवाज आई, मेरी ख्याली दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। काउंट लूडिंग ने ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए। वो यकीन नहीं कर पाए और जोर से चिल्लाए, क्या तुम जादूगरनी लिजेसिया हो? लिजेसिया बस धीरे से मुस्कुराई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जादूगरनी के जाल से भागने का कोई रास्ता नहीं था। आसमान से एक बड़ा साया नीचे आया। काउंट लूडिंग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। वो भागते हुए सोच रहे थे कि जो जादूगरनी लिजेसिया कब से गायब थी, वो अचानक उनके पीछे क्यों पड़ गई। उस आदमी को डर से भागते देखकर लिजेसिया हंसी। अपनी इस दुनिया में वो न सिर्फ अपने असली रूप में आ सकती थी, बल्कि किसी को भी आसानी से परेशान कर सकती थी। अब लिजेसिया का खेल पूरा हो चुका था। उसने धीरे से अपनी उंगली से इशारा किया। तभी एक बड़े धमाके के साथ एक बहुत बड़ी दीवार सामने आ गई। काउंट लूडिंग के भागने के सारे रास्ते बंद हो गए। वो थोड़ी ही दूर भाग पाए थे कि एक जगह फंस गए। लिजेसिया उन्हें ऊपर से देखने लगी। अरे, तुम तो इतनी जल्दी पकड़े गए, बड़ा दुख हुआ। काउंट लूडिंग डर के मारे घुटनों पर बैठ गए और गिड़गिड़ाने लगे। मुझे माफ कर दो। घर पर मेरी पत्नी और प्यारे बच्चे हैं, मुझे उनका ख्याल रखना है। लिजेसिया ने मुस्कुराकर कहा, यह तो बड़ी अजीब बात है। मेरे भी 3 भाई और एक पिता हैं। तभी काली बेलें आईं और उनकी गर्दन को जोर से जकड़ लिया। काउंट लूडिंग दर्द से तड़पने लगे और बोले, मुझे छोड़ दो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? लिजेसिया ने हंसते हुए अपना जादू का डंडा घुमाया। तुम मुझसे वजह पूछ रहे हो? जब तुम किसी मक्खी को मारते हो तो क्या सोचकर मारते हो? काउंट लूडिंग डर के मारे हकबकाने लगे और बोले कि उन्होंने कुछ नहीं सोचा था। लिजेसिया ने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे भी तुम्हें मारने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। अपने सामने इस खतरनाक जादूगरनी को देखकर काउंट लूडिंग पूरी तरह डर गए। लिजेसिया उन्हें गुस्से से देख रही थी। मैं भूली नहीं हूं कि तुमने कैसे बसिलियन परिवार का मजाक उड़ाया था कि उनकी मां नहीं है। जब तुम्हारी जुबान इतना फालतू बोलती है तो पहले इसी जुबान को ठीक करना होगा। लिजेसिया ने अपना डंडा उठाया ताकि वो उसे हमेशा के लिए खत्म कर सके। लिजेसिया जैसे ही कुछ करने वाली थी, तभी उसे बाहर से एक बहुत बड़ी ताकत का असर महसूस हुआ। इससे पहले कि वो उसे मार पाती, उसकी बनाई हुई ख्याली दुनिया कांच की तरह टूट गई। लिजेसिया को वापस आना पड़ा और वो फिर से छोटी लड़की चिएशा बन गई। चिएशा समझ गई कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इसलिए उसे जल्दी से कहीं छुपना होगा। वो तुरंत एक किताबों की अलमारी के पीछे छुप गई और ध्यान से देखने लगी कि अचानक किसने आकर उसके काम में रुकावट डाली है। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई और दरवाजा धीरे से खुला। छुपी हुई चिएशा हैरान रह गई जब उसने देखा कि अंदर आने वाला कोई और नहीं बल्कि किरण था। ऐसा लगा कि सुबह की खबर उस तक पहुंच गई थी। अपने बच्चे की बात थी तो वो चुप कैसे बैठता। किरण गुस्से में आगे बढ़ा। कुर्सी पर बैठा आदमी दर्द से गिड़गिड़ा रहा था। मुझे छोड़ दो प्लीज। पर किरण उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था। उसने बस अपना हाथ उठाया और चुटकी बजाई। काउंट लूडिंग अचानक एक बुरे सपने से जाग गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, पर सामने खड़े आदमी को देखकर वो डर गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि किरण आधी रात को उनके कमरे में आएगा। काउंट लूडिंग ने हिम्मत दिखाकर पूछा, तुम आधी रात को ये सब क्या कर रहे हो? ये बहुत गलत बात है। किरण ने हंसते हुए कहा, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। फिर किरण की आंखें बिल्कुल ठंडी हो गईं। मैं तो बस तुम्हारी बात पूरी करने और माफी मांगने आया हूँ। किरण को काला जादू करते देख काउंट लूडिंग के होश उड़ गए। वो कहने लगे कि भगवान इसकी सजा देगा, लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही किरण ने उन्हें ऐसी सजा दी कि उनके पास माफी मांगने की भी ताकत नहीं बची। किरण ने उन पर अपना पैर रखा और गुस्से से पूछा, क्या गलतफहमी है? मेरे पीछे से मेरे बच्चे की बेइज्जती करना, आज इसका हिसाब होकर रहेगा। किरण ने कहा, तुमने उसका मजाक उड़ाया कि उसकी मां नहीं है, और तुम चाहते थे कि मैं तुमसे माफी मांगूं। जमीन पर गिरा आदमी कांपते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। किरण ने उसे गुस्से से देखा और कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। किरण आराम से बैठ गया। आज रात मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, पर मैं जल्दी करूंगा क्योंकि घर पर एक छोटी लड़की मेरा इंतजार कर रही है। काले जादू के असर से काउंट लूडिंग कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने कांपते हुए रस्सी का फंदा अपने गले में डाल लिया। किरण ने उन्हें देखा और कहा, काउंट लूडिंग, तुम हंस क्यों नहीं रहे?
वो आदमी मजबूर होकर हंसने लगा, पर उसकी आंखों में डर और लाचारी थी। जैसे ही पैरों के नीचे से कुर्सी हटी, सब खत्म हो गया। बेसिलियन परिवार को परेशान करने का यही अंजाम होता है। छुपी हुई चिएशा हैरान रह गई। उसने सोचा था किरण बस डराने आया है, पर उसने तो उसे मार ही डाला। काउंट लूडिंग ने पहले ही सबको खबर दे दी थी। अगर कल उनकी मौत की खबर मिली तो सब बसिलियन परिवार पर ही शक करेंगे। चिएशा ने जो प्लान बनाया था वो सब खराब हो गया। किरण को जाता देख चिएशा सोचने लगी कि यह आदमी क्या चाहता है। किरण ने अपनी घड़ी रखी और कहा, मुझे जल्दी जाना होगा, चिएशा घर पर इंतजार कर रही है। यह सुनकर चिएशा डर गई। अगर किरण ने उसे यहाँ देख लिया तो सब पता चल जाएगा। वो तुरंत वहां से भाग निकली। चिएशा बिना रुके तेजी से घर की तरफ भागी ताकि वो किरण से पहले पहुंच सके। रात काफी हो चुकी थी और घर पर सब शांत था। चिएशा किरण के आने से पहले पहुंच गई। उसने चैन की सांस ली और चुपके से अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी आवाज ने उसे रोका। चिएशा वहीं रुक गई। अब बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। चिएशा ने डरते हुए पीछे देखा तो सामने किरण खड़ा था। उसने सोचा, क्या इसने मुझे जादू करते हुए देख लिया? चिएशा ने घबराते हुए पूछा, आप कब वापस आए? किरण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया। इससे पहले कि चिएशा कुछ समझती, किरण ने उसे गले से लगा लिया और उसका नाम लेने लगा। चिएशा हैरान थी क्योंकि किरण से शराब की बू आ रही थी। क्या वो नशे में था? हमेशा गुस्से में रहने वाला आदमी आज इतना प्यार दिखा रहा था, जो उसे अजीब लगा। किरण ने मुस्कुराकर उसे एक पैकेट दिया और कहा, यह तुम्हारी पसंदीदा चीज है। चिएशा को पक्का यकीन हो गया कि वो नशे में है, पर उसने सोचा कि काउंट लूडिंग के घर पर तो किरण ने सब कुछ बहुत ध्यान से किया था और उसे खुदकुशी दिखाने की कोशिश की थी। एक शराबी ऐसा नहीं कर सकता। शायद घर आकर उसका डर खत्म हो गया और नशा अब चढ़ गया। चिएशा ने चुपचाप पैकेट ले लिया तो किरण और खुश हो गया। लेकिन इससे पहले कि चिएशा सुकून की सांस लेती, किरण की अगली बात ने उसे हैरान कर दिया। किरण ने कहा कि घर पर छोटी लड़की उसका इंतजार कर रही है। यह सुनकर चिएशा डर गई क्योंकि किरण ने वहां उस आदमी को मारने से पहले भी यही बात कही थी। चिएशा ने अपने हाथ में पकड़े पैकेट को देखा और उसे थोड़ा अच्छा लगा। किरण उसके न होने पर भी उसे ढूंढ रहा था और नशे में भी उसकी पसंदीदा चीज लाना नहीं भूला। बहुत समय से किसी ने उसकी ऐसी परवाह नहीं की थी। जब चिएशा यह सोच रही थी, तभी किरण ने मुस्कुराकर कहा, चलो अब सो जाते हैं। इससे पहले कि चिएशा कुछ बोलती, किरण ने चुटकी बजाई और काले जादू से दोनों एक पल में कमरे के अंदर पहुंच गए। किरण ने मुस्कुराकर कहा कि आज रात वो कीशा के साथ ही सोएगा। यह कहकर वो बिस्तर पर गिर गया। चिएशा कुछ नहीं कर सकी। उसने बस पूछा, क्या आप कपड़े नहीं बदलेंगे? पर किरण ने कोई ध्यान नहीं दिया और बस उसके सिर पर हाथ फेरा। चिएशा उसे नशे में देखकर सोचने लगी। किरण ने अपने आप से कहा, बेसिलियन परिवार की बेइज्जती करने वाले को मैंने बहुत आसान मौत दी। यह सुनकर चिएशा डर गई। किरण ने एक ठंडी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, मैं आज थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा हूँ। उसने माफी मांगते हुए कहा कि उसे इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए थी, पर घर आते ही नशा बहुत ज्यादा चढ़ गया। चिएशा चुपचाप उसे देखती रही। जो आदमी काउंट लूडिंग के सामने इतना बेरहम था, वो अब उसके सामने एक भोले बच्चे की तरह लग रहा था। किरण की आंखों में प्यार देखकर चिएशा थोड़ी देर के लिए खो गई। उस आदमी को देखकर चिएशा को वेल्जन की याद आई, जो थोड़ी सी मदद मिलने पर रोने लगता था। या फिर यह बस उसका एक वहम था। तभी किरण ने चिएशा के चेहरे को छुआ और उसका नाम लिया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आती है। दर्द होता है, पर मुझे यह अच्छा लगता है। मैं उसे बहुत याद करता हूँ। यह कहकर किरण गहरी नींद में सो गया। अपने पास सोए हुए किरण को देखकर चिएशा सब समझ गई। इतने सालों बाद भी वो अपनी पत्नी को नहीं भूला था। बेसिलियन परिवार की उस मालकिन की कोई भी तस्वीर या निशानी उस जगह पर नहीं थी जिसे सांपों का किला कहा जाता था। घर के नौकर भी उनका नाम लेने से डरते थे, जैसे उनका नाम लेना मना हो। पर जब भी कोई उनका नाम लेता तो सब अजीब बर्ताव करते। कहा ने सोचा, क्या इसलिए क्योंकि वो बच्चा उनकी तरह दिखता है? बेसिलियन ही तो एक अकेली जगह है जहां माँ की यादें हैं। किरण को सोते हुए देखकर चिएशा को थोड़ा बुरा लगा। उसे लगा कि किरण को अपनी माँ की याद ढूंढने के लिए यह सब करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो उस मालकिन की तरह कितनी दिखती होगी। किरण को सोते देख चिएशा का मन थोड़ा बदला। जब लोग उसे चिएशा बेसिलियन कहते थे तो उसे बुरा नहीं लगता था। उसे लगता था कि वो सच में इस परिवार का हिस्सा है। पर वो जल्दी ही समझ गई कि अभी रोने धोने का समय नहीं है। इस परिवार के साथ रहते हुए वो भूल गई थी कि वो यहाँ बस कुछ दिनों के लिए आई है। जब तक किरण नशे में है, उसे जल्दी से कोई सबूत ढूंढना होगा। वो चुपके से बिस्तर से उतरी। उसने अपना जादू चलाया और रास्ता खोला। अभी रात काफी बाकी थी। उसी वक्त दूसरी तरफ भी एक हादसा हो गया। रात के अंधेरे में एक दुकान का दरवाजा खुला और घंटी की आवाज के साथ कोई अंदर आया। हाटा ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और पूछा, आइए, आपको क्या चाहिए? पर बात पूरी होने से पहले ही सामने खड़े आदमी को देखकर हाटा हैरान रह गया। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? इससे पहले कि वो कुछ बोलता, अंदर से एक बड़ा धमाका हुआ और गुस्से में चिल्लाने की आवाज आई। हाटा ने कहा, मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें लगता है लिजेशिया तुम्हें छोड़ देगी? बाहर खड़े लोग भी यह आवाज सुनकर रुक गए। हेलोंग ने हंसते हुए कहा, तो फिर देख लेंगे। उसने जंजीरों में जकड़े आदमी को देखा और कहा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी मालकिन तुम्हें बचाने के लिए कब तक कुत्ते की तरह रेंगते हुए आती है। चिएशा ने जादू से किरण के कमरे में प्रवेश किया। जब से वो शहर आए थे, किरण ज्यादा समय यहीं रहता था, इसलिए वो पहले यहाँ नहीं आ सकी थी। आज किरण नशे में था तो उसे जल्दी से सबूत ढूंढना था। उसने अपनी जादुई ताकत से किताबों के बीच ढूंढना शुरू किया। जल्दी ही एक किताब से एक अजीब कागज नीचे गिरा।
उस कागज पर लिखी बात पढ़ते ही चिएशा हैरान रह गई। उस पर खुद उसके बारे में एक खुफिया खबर लिखी हुई थी। अगली सुबह बजिलियन परिवार के खाने के कमरे में किरण बड़े प्यार से चिएशा को खाना खिला रहा था। चिएशा नखरे कर रही थी तो किरण उसे समझाने लगा कि खाना नखरे बिना खाना चाहिए। दोनों भाई ये सब देख रहे थे। इशुल ने धीरे से कहा, यह चुपचाप खाना खा रहा है, आज सूरज कहाँ से निकला है? लिजेसिया ने कहा, इसमें हैरानी की क्या बात है, ये पहले भी ऐसी अजीब चीजें कर चुका है। वेल्जन चुपचाप बैठा अपना खाना काट रहा था और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। चिएशा चुपचाप खाना चबा रही थी पर उसके दिमाग में डर था। कल रात जो कागज उसे मिला था उसकी बातें बहुत डरावनी थीं। उसमें उसके बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें लिखी हुई थीं। किरण उसके बारे में यह सब क्यों पता कर रहा था? ऐसी खबर किसी आम इंसान को नहीं मिल सकती। सच जानने के लिए उसने कल पूरी रात ढूंढा पर उसे कुछ नहीं मिला। अब वो बस अपना डर छुपाकर उनके साथ एक अच्छे परिवार की तरह रहने का नाटक कर रही थी। तभी किरण ने अखबार पढ़ते हुए कहा, अखबार